गाय का विषय आज के वर्तमान समय में बड़ा ही ज्वलंत विषय बनता जा रहा है। समय के प्रवाह के साथ गाय को समझने की हमारी दृष्टि प्रबल होती जा रही है। गाय की उपयोगिता समय के साथ हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आचार्य नरेंद्र जी ने अपने उद्बोधन में एक भाव राजीव भाई के प्रति समर्पित रूप से जो कहा कि ये जो पीढ़ियां भारत में तैयार हो रही हैं, इसे आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आज की सभा को मैं बताना चाहूँगा। 2 दिन पूर्व हम सभी गविसिद्ध के कोर ग्रुप की बैठक नए परिसर में हुई, जो कांचीपुरम जिला के कुत्ता ग्राम गांव में निर्मित हुआ है। निर्माण कार्य चल रहा है, जो आने वाले दिनों में एक विश्वविद्यालय का रूप लेगा। वहाँ यह निर्धारित हो चुका है कि जो भी भारतवर्ष के गविसिद्ध हैं, उनके बच्चों के लिए वहाँ पर 2020 गुड़ी पड़वा के बाद गुरुकुल का कार्य शुरू हो जाएगा, जहाँ आज भारत भर में लगभग 3600 से ज़्यादा गविसिद्धर हैं। उनके बच्चे जो 8 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के हैं, जिसमें पुत्र भी हैं और पुत्रियां हैं, दोनों के लिए गुरुकुल का संचालन शुरू हो जाएगा। मुख्य रूप से जो यह गुरुकुल है, वेद के सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस विषय को लेकर के शुरू हो रहा है। 96 बच्चों के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है, और आने वाले दिनों में अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो इसी प्रकार का विश्वविद्यालय गुरुकुल भारत के कम से कम 23 राज्यों में हमें गठित करने की योजना है, जो शायद 2025 तक शुरू हो पाएगा। दूसरा एक विषय आदरणीय दक्षिणामूर्ति जी ने जो रखा गव्यों के बारे में, आपका अनुभव जितनी ऊंचाई पर है, हम सभी गविसिद्धों का अनुभव उतनी ऊंचाई पर नहीं हो सकता। फिर भी जितना हमने गव्यों को समझा है, इस आधार पर अगर इसकी व्याख्या की जाए तो इस विश्व या इस पूर्ण ब्रह्म जगत में व्याप्त जो ब्रह्म ऊर्जाएं हैं और उनके जो अनंत स्वरूप हैं, इन्हीं ब्रह्म ऊर्जाओं से या ब्रह्म कणों से बने हुए तरंग और उनके जो असंख्य रूप हैं, इन्हीं तरंगों से बना हुआ आकाशीय तत्व जिनका भी असंख्य रूप है, इन्हीं आकाशीय तत्वों से बना हुआ वायु तत्व जिसका भी असंख्य रूप है, उन्हीं वायु तत्वों से बना हुआ अग्नि जिसका भी असंख्य रूप है, उन्हीं अग्नि तत्वों से निर्मित जल तत्व
जिसका भी असंख्य रूप है, और उन्हीं जल तत्वों से बना हुआ भूमि तत्व जिनका भी असंख्य रूप है, सभी को अपने में समाहित करता हुआ जो द्रव्य है, जो वायु के स्वरूप है, जो अग्नि के स्वरूप है, जो आकाश के स्वरूप है, ब्रह्म ऊर्जाओं के स्वरूप है, ये सभी गव्य हैं और इन्हीं को गाय धारण करती है। इसलिए इस पूरे ब्रह्म में जो कुछ भी है, सभी का सार गाय है। इसलिए वेद ने स्पष्ट किया कि मैं ही गाय हूं। आज के वर्तमान जगत, वर्तमान समय में इसी वेद को हम विज्ञान के रूप में समझते हैं, पढ़ते हैं। उपयोग समय के हिसाब से बदला है और विषय वस्तु तो एक ही है। इसलिए गाय का सानिध्य ब्रह्म का सानिध्य है, और गाय से प्राप्त जो कुछ भी है, ठोस रूप में, तरल रूप में, गैसीय रूप में या ब्रह्म ऊर्जाओं के रूप में, इसी से ब्रह्मांड और उससे आगे और उससे आगे और उससे आगे जहां तक कुछ है, सब इसी से निर्मित है। इसलिए स्पष्ट वेद सूक्तों में कहा, शौर भैव्य एवच। बिल्कुल यह गाय सूर्य की तरह है, जो जीवन पर्यंत देना जानती है, जैसे सूर्य देते रहते हैं। सूर्य किसी से लेते नहीं, गाय भी कुछ लेती नहीं, जितना लेती है उससे कई गुना वह दे देती है। इसलिए सूक्तों में भी कहा, सर्व काम दूधे देवी सर्व तथाभिषेचि पावनी शुर्वी श्रेष्ठी देवी तुभ्यं नमो नमः। तो इस विषय को हम कवि सिद्धों ने समझा है, और समझने के बाद प्रकृति ने हमें जितना अनुभव दिया है, उस अनुभव के आधार पर इस सृष्टि के संतुलन के लिए हम सभी मिलकर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके आगे एक और विषय है जिस पर मैं आज आपसे बात करना सोच रहा हूं, और वह है ऊर्जा का विषय। सोशल मीडिया में पिछले दिनों एक लेख बहुत चर्चित हुआ कि गाय के गोबर से रॉकेट के ईंधन बन सकते हैं। 2015 में MIT जमशेदपुर ने मुझे निमंत्रित किया था कि गाय में कहां कहां पर ऊर्जा है और किस प्रकार से उन ऊर्जाओं का हम उपयोग कर सकते हैं, इस पे आप हमारे इंजीनियरों को बताइए। तो मैं यहाँ उद्बोधन के लिए गया था, और 2011 से लेकर 2014 तक गाय से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊर्जा तत्व, इस पर काम करने का अनुभव हमने वहाँ पर रखा था। चूंकि आज भारत चंद्रयान की ओर बढ़ा और इससे आगे भी योजना है, तो इस रॉकेट के समय में इस बात पर कई लोगों ने लिखा। मैंने भी उस लेख को पढ़ा सोशल मीडिया पर, जो MIT के प्रोफेसर ने लिखी थी, लेकिन उसमें जो विषय रखा था मैंने 2015 में, उसकी बारीकियों को उन्होंने नहीं रखा। तो मैं चाहता हूं कि उनकी बारीकियों को आपके सामने रखूं, ताकि आप सभी भी मिलकर इस क्षेत्र में कुछ काम करें, और जो बिल्कुल यह सत्य प्रयोग भारत के त्रेता काल में किया गया था, गाय के गव्यों से रॉकेट उड़ाने की विधि, उसके ईंधन, इसको हम फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह विषय 2015 में हमने इस प्रकार से काम किया था कि गाय का गोबर या गाय का जो मूत्र है, इसमें उत्तम कोटि का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह भविष्य का ईंधन है।
जिस दिन पृथ्वी से डीजल और पेट्रोल और ज्वलनशील गैस समाप्त हो जाएंगे, उस दिन पूरी दुनिया हाइड्रोजन रूपी ईंधन से चलने वाली है। यह भविष्य का ईंधन है। तो यह भविष्य का ईंधन सबसे शुद्ध रूप में गाय के गोबर में है और थोड़ी मात्रा में गाय के गोमूत्र में है। यह विषय शुरू हुआ था एक बहुत ही क्रूर निर्णय भारत देश के कुछ मुख्यमंत्रियों ने ली थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख है। वहां के किसानों के खेत नीलगाय नाम की एक प्रजाति की गाय बर्बाद कर देती है, क्योंकि नीलगायों का घर जंगल को उजाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। जंगलों का विनाश हुआ। ये जंगल नीलगायों का अपना घर है। उनके घर जब उजड़ गए तो नीलगाय बाहर निकली और किसानों के खेत तक पहुंची। किसानों की फसलें बर्बाद हुई। किसानों ने सरकार से कंपनसेशन मांगा। तो दो क्रूर मुख्यमंत्री, एक बिहार के और एक उत्तर प्रदेश के, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र के राज्य के किसानों को नीलगायों को मारने के लिए राइफल का लाइसेंस प्रदान किया। इस विषय को जानकर जब मुझे बहुत दुख हुआ तो मैंने सोचा कि नीलगाय के ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने नीलगाय का दूध, क्षीर, गोबर और गोमूत्र मंगवाया और उस पर थोड़ा काम किया। तो हमने पाया कि ये जो हमारी गाय है, बिल्कुल पालतू जो हमारे घरों में रहती है, गौशालाओं में रहती है, इन गायों का जो गोबर है और नीलगायों का जो गोबर है, इसमें एक विशेष अंतर है। और वो अंतर ये है कि हमारी गाय से 3 गुना ज्यादा हाइड्रोजन नीलगाय की गोबर में है। हमारी गाय के गोबर में शुद्ध हाइड्रोजन है और यह शुद्ध हाइड्रोजन मात्रा के रूप में अगर देखी जाए तो नीलगाय के गोबर में 3 गुना ज्यादा है। बहुत ज्यादा मात्रा में नीलगाय का गोबर मुझे नहीं मिला था, इसलिए उस पर कोई बड़ा प्रयोग नहीं हो पाया। फिर हमने अपनी गाय के गोबर पर ही प्रयोग करके देखा कि इसमें 70 से 80% शुद्ध हाइड्रोजन है। इतना शुद्ध कि इतनी शुद्धता कृत्रिम हाइड्रोजन में नहीं हो सकती। और इस हाइड्रोजन रूपी गैस को अगर हम तरल करना चाहें तो इसके तापमान को गिराना पड़ता है, और इसके तापमान को गिराकर अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाया जाए तो यह हाइड्रोजन तरल अवस्था में बदल जाता है, यानी बिल्कुल डीजल और पेट्रोल की तरह हो जाता है। और अगर इसके तापमान को और नीचे गिरा करके लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड से -230 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाया जाए तब यही हाइड्रोजन कपूर की भांति ठोस हो जाता है। और इनमें जो ताप है ये कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो इसी आधार पर 2015 में हमने बताया था MIT के वैज्ञानिकों को कि अगर आप गाय के गोबर से शुद्ध हाइड्रोजन को निकाल लो, और बेहतर है कि नीलगाय की गोबर से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लो और उसे आप -250 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेकर के चले जाओ, तो जैसा ताप ईंधन थोरियम से मिलता है, लगभग इसके मुकाबले का आपको ताप इसमें से निकल सकता है। तो ये चीजें जब मुझे मिली कुछ शोध में जानकारी, तो इसी विषय को हमने रखा था कि भविष्य में हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए। और जिस यूरेनियम की कमी के कारण हमारा जो है प्रक्षेपण की क्रिया कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है या महंगा पड़ता है, इस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। थोरियम भी हमारे धरती में बहुत है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन गाय के द्वारा प्राप्त गोबर और गौमूत्र, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम गायों की संख्या चाहें तो बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। 1947 का समय था जब हमारे देश में लगभग 34 करोड़ गाय थी। आज
हमारे यहाँ गाय की संख्या 2-2.5 करोड़ के आसपास रह गई है। आप ये 1947 से पहले का अगर कालखंड देखें, 17वीं शताब्दी का समय, उस समय हो सकता है कि 100 करोड़ से अधिक गायें रही होगी। उस समय एक एक महाराजाओं के यहाँ 2 लाख 2.5 लाख गायों की गौशालाएं हुआ करती थी। ऐसा हमारे इतिहास में वर्णित है। तो बिल्कुल ये कल्पना की जा सकती है कि आज भारत की जितनी जनसंख्या है, लगभग 130 करोड़, इतनी गाय तो बिल्कुल हम रख सकते हैं अपनी धरती पर। और इतनी गाय का गव्य अगर इस भारत देश को मिला तो इसमें से क्या नहीं हो सकता। हम पूरी दुनिया को ईंधन सप्लाई कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को पंचगव्य की औषधियाँ सप्लाई कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को प्राणवायु ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। जितना कुछ हमारे मन में परिकल्पना आती है, इन सभी परिकल्पनाओं को हम साकार कर सकते हैं। तो आज जो समय आया है वो चिकित्सा से और ऊपर उठने का समय आया है कि हम चिकित्सा से ऊपर उठें और गाय के गव्यों का उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में करें। चिकित्सा को भी अभी आगे उठाना है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया, ये सभी संक्रामक रोगों पर काम किया। गाय के जो गव्य हैं, इनसे संक्रामक रोगों की चिकित्सा कैसी होती है, और उसी संक्रामक रोगों की चिकित्सा के लिए MD पंचगव्य का कोर्स तैयार हुआ। लेकिन अब समय आया है कि हमें जो है आपातकालीन औषधियों पर भी काम करना पड़ेगा। एक्यूट प्रॉब्लम जितने भी हैं, ये बड़ी तेज गति के साथ पूरे दुनिया में जो फैल रही है, तो एक्यूट से संबंधित जो है चिकित्सा के निदान पर भी हमें काम करना है। और इसके साथ साथ भारत देश की जनसंख्या, पूरी दुनिया की जनसंख्या किस प्रकार से निरोगी रहे। आज के वातावरण में जितने भी संसाधन खड़े हो रहे हैं और उन संसाधनों के कारण जो पूरी दुनिया के वातावरण में रेडिएशन घुलता जा रहा है, रेडिएशन का प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है, इससे निपटने के हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा ही एक उपयोग अभी हमने पंचगव्य विश्वविद्यालय के परिसर में किया है कि मकान बनाने में गायों का बहुत उपयोग हो सकता है। गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग हो सकता है, और ये उपयोग हमने वहाँ पर करके देखा है। आपको कभी समय मिले और मन हो तो आप पंचगव्य विश्वविद्यालय आप घूमने के लिए आना। वहाँ का पूरा जो भवन है, उसमें हमने गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके पूरे भवन को रेडिएशन फ्री कर दिया है। इस प्रकार से जो हमारी सोच है, वो दिनों दिन प्रकृति चिकित्सा से कहीं और लेकर के भी जा रही है कि जिन कारणों से हम चिकित्सा के मकड़जाल में बंध जाते हैं, उससे मुक्ति के लिए रास्ता भी गाय निकालती है। कुछ साल पहले आपने पढ़ा ही होगा समाचार पत्रों में कि एक यूरोप की महिला ने गाय के गोबर से कपड़े का निर्माण कर लिया और उसे यूरोप का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। तो गाय हमें कपड़ा दे सकती है, गाय हमें मकान दे सकती है। मकान में बहुत सारे काम हैं गाय के गव्यों से की जा सकती है, और उसकी गुणवत्ता भी बहुत उत्कृष्ट है। अब समय आया है कि गाय के प्रति आप संपूर्ण दृष्टिकोण रखिए। केवल गाय चिकित्सा करती है इतना ही नहीं, केवल गाय जैविक अनाज, फल फूल सब्जियां उगा सकती है इतना ही नहीं, गाय हमें अब कपड़ा भी दे सकती है, मकान भी दे सकती है, रोटी तो सदियों से देती आ रही है। इसमें से सब कुछ निकल सकता है, निकाला जा सकता है। ऐसा प्रयोग उपयोग हम सभी गविसिद्ध भाइयों को करनी चाहिए। इसके आगे एक और विषय है जिस पर थोड़ी संवाद मैं आपसे करूंगा। 2019
इस वर्ष का महासम्मेलन उड़ीसा की भूमि पर है, भगवान जगन्नाथ की धरती पर है। यह 7वां महासम्मेलन है। इससे पूर्व हमने केरल के कालड़ी में इसका आयोजन किया, इससे पहले कुरुक्षेत्र में किया। इस बार भगवान जगन्नाथ की धरती पर जो 7वां पंचगव्य महासम्मेलन, राजीव भाई की पुण्यतिथि काल भैरव अष्टमी अर्थात इस वर्ष 17, 18 और 19 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय हमने अनाज रखा है। इस वर्ष का जो मुख्य विषय है वह अनाज है, और अनाजों में श्रेष्ठ अनाज धान है, जिसको चावल कहते हैं। तो चावल के ऊपर मैं पिछले कई महीनों से इस पर सोच रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ कि हमारे देश में चावल ही एक ऐसा अनाज है जो भगवान को अर्पित किया जाता है। चावल का स्थान भगवान के अर्पण के लिए जितना ऊंचा है उतना कोई भी अनाज नहीं है। ऐसा क्यों? और इनमें से भी अगर भगवान जगन्नाथ जी को लें तब तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चावल भगवान जगन्नाथ जी को सबसे प्रिय है। वर्ष के 365 दिन और 365 दिन उनको नए चावल का भोग लगता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है और चावल किस प्रकार से हमें निरोगी जीवन दे सकता है, विशेषकर इस कलयुग के समय में, ये इस वर्ष का मुख्य शोध विषय रखा है। आप समय निकालें और 17, 18, 19 नवंबर को भगवान जगन्नाथ की धरती पर आयोजित 7वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में भाग लें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। ये हमारा एक निमंत्रण भी है और आप सभी से एक निवेदन भी है। एक जानकारी विशेषकर गविसिद्धों के लिए आज के संवाद में मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष एक बहुत खतरनाक तरह का वायरस भारत के वायुमंडल में घुला गया है और जिसका असर शायद आने वाले 15 दिन या 1 महीने के बाद ये दिखने वाला है। यह उसी तरह का वायरस है जैसे पिछले कई वर्षों से ड्रग्स कंपनियां उपयोग में लेती है और अपनी दवा की बिक्री बढ़ाती है। अभी तक जितने भी वायरस निकले उन पर हम गविसिद्धों ने जितना भी काम किया लगभग सभी सफल रहे हैं। इस बार भी नवंबर के बाद जब भारत की धरती वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरेगा तब ये वायरस एक्टिव हो जाएंगे। और जो हमारा अनुमान है कि इस देश के सारे हॉस्पिटल हाउसफुल हो जाएंगे, लोगों के लिए अस्पताल नहीं मिलने वाला है, शायद ऐसी स्थिति आने वाली है। इसके कुछ नमूने जो है पिछले कई महीनों से अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। तो आप सभी गविसिद्धों से मैं कहूँगा कि आप निर्भीक होकर आप ऐसे वायरसों से जरूर लड़ें और जितना संभव हो सके लोगों को बचाएं। आप अपने जिला के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, इसमें जो मुख्य रूप से जो औषध है ये कंपोजिशन भी पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक और विषय जोड़ने की बात है कि गौमूत्र में जब तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक का कंपोजिशन होता है तो ये हमारे शरीर के तापमान को किसी भी अवस्था में 25 डिग्री से ऊपर लेकर के जाता है। और जब तक हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहेगा दुनिया की कोई भी वायरस हमारे शरीर में एक्टिव नहीं हो सकता है। वायरस के रहने का जो वायुमंडल है वो शरीर में तभी बनता है
जब हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए। तो जैसे ही वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री से नीचे गिरता है, हमारे शरीर का भी तापमान कभी कभी 24 घंटे में, कभी कोई ऐसा समय आता है जब 25 डिग्री से नीचे गिर जाए, तब वायुमंडल में एक्टिव वायरस हमारे शरीर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर का है इसे विकलांग कर देते हैं, और जिसके कारण बहुत बड़ा संकट आ जाता है। यदि हम गौमूत्र के साथ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, अदरक के कंपोजिशन को नियमित रूप से उस वातावरण में लेते रहें जब तापमान 25 डिग्री से नीचे आ जाए, तब हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं गिरता और किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर में जाकर के उपद्रव नहीं कर सकता है। इसमें इस बार हमने एक प्रयोग किया है सहजन के पत्ते का, कि यदि इसमें सहजन के पत्ते को मिला दिया जाए, सहजन उसको सेवगा भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, तो उसका जो पत्ता है ये भी बहुत अद्भुत है। इसको अगर आप मिला दें तो आने वाले दिनों में जो बहुत विशेष तरह के वायरस जो छोड़े गए हैं इससे भी मुक्ति मिल जाती है। मुनक्का, तेलुगु में मुनक्काय कहते हैं। तो ये भारत के सभी भूगोल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग आप गौमूत्र के साथ करें, काली मिर्च, अदरक और चाहे तो थोड़ी हल्दी भी आप मिला सकते हैं। सभी को मिलाकर अगर आप कंपोजिशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कंपोजिशन। 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर गौमूत्र अर्क, 1 लीटर वाष्पीकृत गौमूत्र या 1 लीटर ताज़ा गौमूत्र आप ले लें। उसमें 100 ग्राम सहजन के पत्ती को डाल दें, 25 दाना काले मिर्च डाल दें, 25 मध्यम आकार के तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते अगर काले हों तो बहुत ही अच्छा है, हरा रंग हो तो बहुत ही गहरा हरा रंग हो, और 10 ग्राम अदरक मिलाकर के आप उबाल लें। जब यह 700 ml बच जाए तब इसको आप उतार लें, छानकर निचोड़ कर रख लें, और इसे आप प्रिकॉशन के तौर पर 20 ml प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें खाली पेट। यदि किसी को वायरस हो गया है और अगर आपको चिकित्सा करनी है तो 20 ml प्रति 3 घंटे पर आप देते रहें। अगर समस्या अति गंभीर है तो 20 ml प्रति 1 घंटे पर मरीज को देते रहें जब तक कि वह संकट से बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक जो संकट आने वाला है उससे लड़ने की एक विधा है। और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो पुराने वैद्य हैं, जानकार हैं, उनके पास भी इस तरह के काफ़ी सूत्र हैं। हमारे बीच मुरलीधर राव जी हैं, इनका भी बहुत गहरा अनुभव है ऐसे विषयों पर। तो समय आने पर मुरलीधर राव जी आप भी गवशुद्धों को जो है इस तरह के कुछ सूक्त आप देते रहें। गाय से ज़्यादा लोग निरोगी हों, लोगों को लाभ मिले, तभी हम गाय का सम्मान बचा सकते हैं। गाय का सम्मान बचा तभी हम गाय को भी बचा सकते हैं। और यदि अगर हम नीति निर्धारकों के भरोसे रह गए, सरकारों के भरोसे रह गए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश की सरकार के पास गाय के प्रति कोई आस्था बची हुई है। केंद्र की सरकार के पास भी कोई गाय को बचाने की आस्था नहीं है। गाय के बचाने पर वोट मांगने की आस्था जरूर है, गाय बचाने की आस्था नहीं है। और नहीं किसी भी प्रदेश सरकार में ये आस्था मुझे दिखती है। अभी एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ है हमारे देश में, आप सभी को मैं इससे जागृत कर देना चाहता हूं, विशेषकर गवशुद्धों को। विक्टोरिया को जब पता चला था कि भारत देश की समृद्धि गाय में केंद्रित है,
तो उसने गाय को खत्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनवाई थी। और जब ये पता चला कि भारत में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी उसी राज्य में है जिस राज्य में गाय है, जिस राज्य में जितनी ज्यादा गाय की संख्या है उस राज्य में उतने ज्यादा क्रांतिकारी है। यानी क्रांतिकारी व्यक्तित्व उसी राज्य में ज्यादा पैदा हो रहे हैं जहां पर गायों की संख्या ज्यादा है। तो विक्टोरिया ने एक कानून बनवाया था कि पहले नंदी को खत्म करो, ताकि उन्नत नस्ल की गायें भारत देश में ना हो। और जब गायों की नस्लें खराब हो जाएगी, उनकी उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी, उन्हें दूध देने की क्षमता उनकी जब कम जाएगी, गौमूत्र और गोबर की क्वालिटी जब खराब हो जाएगी, तभी धीरे धीरे भारत के लोगों के मन से गाय की आस्था निकलेगी कि गाय बेकार जीव है। तो उसने नंदियों को मरवाने के लिए एक कानून बनाया था कि सबसे पहले नंदी को मरवा दो, कटवा दो। और जब तक अंग्रेज रहे तब तक अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितनी भी गौ हत्याएं हुई उनमें सबसे ज्यादा नंदियों की हुई। और लगभग समूल भारत से नंदी समाप्त कर दिए गए। लगभग उच्च कोटि के नंदी, वेदों में एक सूत्र है कि यदि उच्च कोटि का नंदी हो जिसमें 24 लक्षण हो नंदी होने का, तो ऐसी नंदी का मूत्र ऐसी महिला सूंघ ले जिसे मां बनने का भाग्य नहीं है, तब वह भी गर्भवती हो जाती है। वह भी